हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा डिमांड कर्व के बारे में, मार्केट डिमांड कर्व के बारे में और इन दोनों के शेड्यूल के बारे में भी। और हमने उससे ये पता किया था कि जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा होता है डाउनवर्ड स्लोप। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि जब प्राइस कम होता है तो लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। क्या यही होता है कि वही लोग ज्यादा खरीदते हैं या फिर नए बायर्स भी एड ऑन हो जाते हैं? तो जितनी भी इसके रीजंस होते हैं, जो भी पॉसिबल रीजंस हैं, वो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, अलग अलग उसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं और उन्हीं सभी चीजों को हम इसके अंदर आज कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेशनाले ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मली द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। हमने नॉर्मली देखा कि डिमांड कर्व जो होता है वो स्लोप क्या होता है, उसका डाउनवर्ड्स होता है। दिस मीन्स पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। इसका एक मोटा मोटा ये रहस्य निकला कि भैया प्राइस अगर कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। वी शैल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों डिमांड कर्व जो है वो हमारा स्लोप डाउनवर्ड की तरफ जाता है, क्यों ऐसा होता है कि कम कीमत के ऊपर ज्यादा लोग परचेज करते हैं। या ऐसे नहीं कह सकते कि ज्यादा लोग परचेज कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बढ़ जाती है जब रेट सस्ता हो जाता है। तो डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव गिवन डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। दीज आर गिवन बिलो। अब अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी है, उनको हमें वन बाय वन समझना है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मोटा मोटा क्या बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने की या कंज्यूम करने की जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है इनिशियली, वो धीरे धीरे आपका घटने लगता है, वो धीरे धीरे आपका घटने लगता है। जैसे कि आपने बचपन में इस चीज के लिए पढ़ा होगा कि सपोज करो आपको भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, आप 2 दिन से भूखे हो, तो जब आपको एक कह सकता हूं कि आपको सपोज पहला स्लाइस मिलेगा, आप जो भी खा रहे हो उसका आपको पहला बाइट या पहला स्लाइस मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको सपोज आप बहुत भूखे हो, आपको पहला पिज्जा मिला, तो पहले पिज्जे को परचेज करने के लिए आप मैक्सिमम अफोर्ड करोगे। लेकिन एक बार आपने वो कंज्यूम कर लिया तो आपकी भूख काफी हद तक मिट चुकी है, जो आपकी भूख थी वो काफी हद तक मिट चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है। अब सपोज वो पिज्जा आपका 100 रुपीज का था, नेक्स्ट पिज्जा आप 100 रुपीज का नहीं परचेज करोगे, बट जहां सामने वाला पर्सन कहता है कि नहीं जी चलो नेक्स्ट वाला आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा, तो आप कहते हो चलो यार इतनी भूख तो है, एक और पिज्जा ले लेते हैं। तो रीजन बीइंग क्या हुआ कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे घटने लगता है। जो आपको एडिशनल यूनिट की जो चाहत होती है, आपकी एडिशनल यूनिट की जो चाहत होती है वो कम रह जाती है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। जो फर्स्ट यूनिट था उसकी आपको परचेज करने की चाहत जो होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन सेकेंड यूनिट परचेज करने की आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब इस चीज के ऊपर सामने वाला कैसे प्ले करता है, वो ये करता है कि सेकेंड यूनिट की प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं घटाने लगता है। अब जब सेकेंड यूनिट की प्राइस घटाता है तो आप कहते हो कि चलो अब मेरे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग इसका प्राइस सूटेड है और मैं इसको परचेज कर लेता हूं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आपका काम करता है। एक बार इसको देखते हैं फटाफट से, हमारे मॉड्यूल क्या कह रहा है। कह रहा है कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम दैट इज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस इक्विलाइज। मतलब कि कोई कहता है कि जी मेरी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए मैं ये प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदता हूं, खरीदने को रेडी हूं, और सामने वाला भी 100 रुपए का बेचने को रेडी है, मतलब उसका प्राइस 100 रुपए ही है, तो आप कहते हो कि आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो जहां पे आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जितना खर्च करना चाहते हो वो प्रोडक्ट, वो आइटम आपको उतने ही अमाउंट में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ अकॉर्डिंग टू मार्शल द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड देयर विल बी विलिंग टू पे ओनली लेस फॉर ईच एडिशनल यूनिट। मतलब पहले यूनिट के लिए अगर आप 100 पे करने के तैयार थे तो सेकंड वाले के लिए आप 80 ही करोगे, थर्ड वाले के लिए इवन तो आप 60 करोगे, फोर्थ वाला आप कहोगे भैया 20 का मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। और हो सकता है लास्ट वाला या उसके आगे वाला जो होगा वो 10, 5, 2 ऐसे करके डाउन होता हुआ जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो आपकी सेटिस्फेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब फुलफिल हो चुकी है पहले दूसरे लेवल से। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे ये जो फिगर है वो गोइंग ऑन तरीके से नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे जाता जाएगा, आप जो उसको पे करना चाहोगे, जो आपकी विलिंगनेस होती है पे करने की, वो कहीं ना कहीं फॉल होने लगती है। रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे मोर फॉर लेसर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली बात, एक समझदार कंज्यूमर जो होगा वो पहले यूनिट के लिए जितना पे कर दिया, नेक्स्ट वाले में उसकी सेटिस्फेक्शन कम मिलनी है उसको, तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा क्यों पे करेगा, वो कहीं ना कहीं कम ही पे करना चाहेगा। He is induced to buy additional unit only when prices are lower। अब अगर आपको बेचना है, आपको उसको ललचाना है, आप चाहते हो कि वो परचेज करे एडिशनल यूनिट भी, तो आपको प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ जाएगा। आप देखते भी हो कोई चीज जब बल्क में होती है तो वो कंपेरेटिवली सस्ती हो जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि बल्क में खरीदने की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट वो इस पर्पज से खरीद लेता है क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। आप इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हो। सपोज करो कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करें तो आपका एक जनरली पर टाइम पे जो आपकी एक टाइम पे जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी एक हाफ लीटर की बोतल से सपोज करो पूरी हो सकती है। लेकिन आप कई बार क्या करते हो कि यार हाफ लीटर से मेरी अभी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए भी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं 2 लीटर की जो बोतल है वो परचेज कर लेता हूं। अब अगर वो हाफ लीटर के पैरामीटर पे ही अगर आपको 2 लीटर का मिलेगा तो आप परचेज नहीं करोगे। सपोज करते हैं एक हाफ लीटर की बोतल कोल्ड ड्रिंक की आती है 30 रुपीज की, तो इसके अकॉर्डिंग 2 लीटर होना चाहिए आपका 120 रुपीज का, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 लीटर आपको 80 रुपीज में भी अवेलेबल हो जाता है। रीजन भी क्योंकि जब आप बल्क में परचेज करोगे तो बल्क में परचेज करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप इसलिए परचेज कर रहे हो क्योंकि वो सस्ता है, अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बेसिकली दर्शाता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लेकिन जब एक बोतल की बात करते हैं तो उस केस में आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो सेलर है वो कहता है ये तो 30 रुपए का ही मिलेगा, इसके अंदर कोई आपको फॉल प्राइस में नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कि समझाना चाहते हैं आपको मार्शल साहब। नाउ अगला आता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर 2 पॉइंट है, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा आता है आपका इनकम इफेक्ट। इन दोनों को समझेंगे वन बाय वन। पहले देखते हैं प्राइस इफेक्ट क्या कह रहा है। कह रहा है टोटल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज टर्म्ड एज प्राइस इफेक्ट। ठीक है ना, जो क्वांटिटी डिमांड आपका फॉल हुआ है क्योंकि प्राइस आपने बढ़ा दी, उसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डब्ड एज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट विद सम एक्सेप्शन। द प्राइस इफेक्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कह रहे हैं कि इस प्राइस इफेक्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है ना, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जब सपोज करो एक यूनिट था, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एक पेन का। अब जब पेन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो एक पेन 10 रुपए का अवेलेबल था, दूसरा पेन 5 रुपए का अवेलेबल था। ठीक है ना, जब आपने 10 वाला पेन जब आपने 5 रुपए पे अवेलेबल करा दिया तो जो ऑलरेडी एक इंसान 5 रुपए का पेन परचेज कर रहा था वो स्विच होकर आपके पेन के ऊपर आकर्षित हो जाएगा। या सपोज करो कि 2 लोग 10-10 रुपए के पेन बेच रहे थे, 2 अलग अलग कंपनीज थी, एक रेनॉल्ड्स ले लेते हैं, एक पार्कर ले लेते हैं लेट से, और दोनों का जो पेन है वो 10 रुपए का अवेलेबल था। रेनॉल्ड्स ने अपने पेन की कीमत को 8 रुपए कर दिया, तो 8 रुपए जब कर देगा तो जो पार्कर के बायर होंगे जो कि 10 रुपए में इसलिए ले रहे थे, वो कहते हैं यार जब रेनॉल्ड्स भी 10 का ही है, पार्कर भी 10 का ही है, तो क्यों ना हम पार्कर ले। लेकिन जब रेनॉल्ड्स ने अपने कीमत को घटा के 10 रुपए कर दिया तो जो पार्कर के बायर होंगे वो भी उठ के आ जाएंगे रेनॉल्ड्स का लेने। तो सब्स्टिट्यूट जो थे, जो आपके सब्स्टिट्यूट थे वो आपके अब क्या बन गए, बायर बन गए, बिकॉज आपने प्राइस के अंदर कटौती कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा इनकम इफेक्ट की बात करें तो इनकम इफेक्ट का बेसिकली मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका मतलब प्रोडक्ट है, जैसे कि एग्जांपल वही सेम रखते हैं कि 10 रुपए का प्रोडक्ट था, जब वो 8 रुपए का हो गया तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 10 रुपए का पेन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वो 8 रुपए का हुआ तो वो अफोर्ड उसको कर सकते हैं। तो ऐसे रीजन से भी जब आप प्राइस घटाते हो तो आप कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाते हो। जब आप अपने कमोडिटी का प्राइस घटा देते हो तो काफी लोगों के लिए आप अफोर्डेबल हो जाते हैं। जो आपके पुराने बायर हैं वो तो आपको परचेज करेंगे ही करेंगे, अलोंग विद दैट नए बायर भी एड ऑन हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो इनकम है, जो उनका बजट है, उसके अंदर आपका कमोडिटी समा जाता है जैसे ही आपने उसकी प्राइस घटा दी। ठीक है ना, तो ये रीजन भी यहां पे कहीं ना कहीं काम करता है। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन को, ऑल्दो मैंने आपको एक ब्रीफ इसका इंट्रो दे दिया। हिक्स एंड एलन have explained the law in terms of substitution effect and income effect. When the price of the commodity falls, price जब उसकी fall हो जाएगी, it becomes relatively cheaper than other commodity. Assume that the price of all other commodity remain constant. It includes consumers of substitute the commodity whose price has fallen. ठीक है ना, for other commodities which have now become relatively expensive. जब 10 वाला 8 का हो गया तो 10 वाला लोगों को महंगा लगेगा। अगर एक चीज सस्ती होगी तो दूसरी चीज लोगों को महंगी लगेगी, तो वो महंगी लगने के बजाय वो उठ के आ जाएंगे 8 रुपए वाले पे। The result is that the total demand for the commodity whose price has fallen increases. This is called substitution effect. So simple, so easy. क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगला आता है इनकम इफेक्ट। इसमें भी वही बात कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विद लेसर मनी, और ही कैन बाय मोर ऑफ द सेम क्वांटिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर रियल इनकम और परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। ठीक है ना, जब आपकी जो अमाउंट है, उसका जो कीमत है वो सस्ती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं रियल इनकम उनकी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, जो इंसान सपोज करो 100 रुपए में 10 पेन खरीद पाता था, जब वो 8 रुपए का हो जाएगा तो वो 12 पेन भी खरीद पाएगा और कुछ पैसे बचा भी पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, या कह सकते हैं उसकी इनकम बढ़ गई आपका प्रोडक्ट सस्ता होने के वजह से। This increase in the real income induced him to buy more of that commodity. अब किसी ने रखा हुआ है कि अच्छा जी 100 रुपए मुझे पेन के ऊपर स्पेंड करने हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो 10 के बदले 12 खरीदेगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ओवरऑल इनकम उसने आपको ज्यादा नहीं दिया है,
ध्यान रखना, इनकम आपको ज्यादा नहीं दिया है, पैसे उसने ज्यादा खर्च नहीं किए हैं, लेकिन क्वांटिटी के अंदर वहां पे इंक्रीज आ गया है। Thus the demand of the commodity whose price has fallen increase, this is called इनकम इफेक्ट। ठीक है ना, तो प्राइस इफेक्ट के अंदर दो बातें आई, इनकम और सब्स्टिट्यूशन। अगला आता है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। ये भी वही चीज है कि आप दूसरों के बजट में आ जाओगे, दूसरों के लिए अफोर्डेबल हो जाओगे। जैसे आपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाओगे तो आपके साथ नए नए जो कंज्यूमर्स होंगे, नए नए जो बायर्स होंगे वो जुड़ जाएंगे, और जब नए बायर्स जुड़ेंगे तो पुराने तो है ही, नए और आएंगे तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। डिफरेंट यूजेस, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट था, सपोज करो वो पहले एक्सपेंसिव था तो लोग उसको बिल्कुल लिमिटेड यूज करते थे, बिल्कुल जहां जरूरत होती थी वहीं यूज करते थे। जब वो कंपैरेटिवली चीपर हो गया तो लोगों ने क्या कहा कि यार अब इसको ना हम जहां यूज करते थे वहां तो करेंगे, अलॉन्ग विद दैट दूसरे की जगह भी इसको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप ले लिख सकते हैं काऊ घी या एनी घी, कोई भी घी है। अब कोई घी है अगर, तो इंसान पहले क्या कहता है कि यार ये घी जो है ये रिफाइन से कंपैरेटिवली काफी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए नॉर्मल जगहों पे हम रिफाइन यूज कर लेते हैं और कुछ एक जगहों पे ही सिर्फ घी का यूज करेंगे। पर अगर ऐसा हो जाए कि घी आपका कंपैरेटिवली चीपर हो जाए या फिर रिफाइन के बराबर में आ जाए, तो इंसान क्या बोलेगा कि भैया जहां घी यूज कर रहे थे वहां तो करेंगे ही करेंगे, अब बल्कि जहां पे रिफाइन यूज करते थे वहां पे हम घी को ही यूज किया करेंगे। तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि घी की आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने से घी की डिमांड बढ़ जाएगी। और रीजन क्या हुआ कि जो आपके यूजर्स थे, जो आपके बायर्स थे, उसने उस प्रोडक्ट को और जगहों पे भी यूजेस करना शुरू कर दिया जो कि वो लिमिटेडली पहले किया करता था। ठीक है ना, तो इसलिए अलग अलग यूज निकल के आ जाते हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, एक एग्जांपल आपको और गिवन है यहाँ पे, वो और देख लेंगे। क्या कह रहा है, सर्टेन कमोडिटीज हैव मल्टीपल यूजेस, if their price fall they will be used for varied purpose and therefore their demand for such commodity will increase when the price of such commodity are high। प्राइस अगर उनकी ज्यादा होगी they will put to limited use only, उसको कम से कम यूज करते हैं। thus different uses of commodity make the demand curve slope downward reacting to change in price। for example जैसे olive oil का example दिया, can be used for cooking as well as cosmetic purpose। so if the price of olive oil rises we can limit our uses and thus the demand will fall। अगर सपोज कहते हैं कि ऑलिव ऑयल का प्राइस बढ़ा दोगे तो उस केस में क्या होगा, इंसान लिमिटेड कर लेगा, कॉस्मेटिक में सपोज यूज ना करे, सिर्फ कुकिंग में यूज करे, या एज द केस में भी जो भी उसकी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने यूज को लिमिट करेगा, वो उसको खुल के यूज नहीं करेगा, रीजन बीइंग कि वो महंगा हो चुका होगा। लेकिन अगर वो सस्ता हो जाएगा तो उसको ज्यादा खुल के यूज करेगा, तो इसलिए आपका डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है, वहां पे ऑटोमेटिकली काम कर जाता है। ठीक है, ये हमने देखा, ये हमने समझा लॉ ऑफ डिमांड को। बेसिकली ये जो रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड था, ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को आपको समझा के गया कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। पर क्या लॉ ऑफ डिमांड हर जगह काम करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। कई जगहों पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि कई ऐसे सिनेरियो है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता। काम नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस घटाते हो तो डिमांड घट जाती है। मतलब ये तो उल्टा हो गया ना, लॉ ऑफ डिमांड तो इनवर्स रिलेशनशिप था, और कहीं पे अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप लगने लग जाए, मतलब इनवर्स ना लगे, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो कई केसेस, मतलब जनरली हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वैलिड है, बिल्कुल सही से लग जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग पाता, और उन केसेस को हम समझेंगे वन बाय वन। पहला आता है आपका कॉस्पिशियस गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे महंगे गुड्स होते हैं, प्रेस्टीज वैल्यू वाले होते हैं, जिसका कंजम्पशन जो है वो जनरली रिच पीपल करते हैं। और रिच पीपल का मतलब क्या हुआ कि जब वैसे आर्टिकल्स की, वैसी प्रेस्टीज वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स की जब प्राइस बढ़ जाती है तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। रिच पीपल को लगता है कि अच्छा, अगर इसकी प्राइस बढ़ गया मतलब ये ज्यादा रिचर है, मतलब इसको सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और इस पर्पज से वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है उन रिच पीपल के लिए, और उसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कि अगर मर्सिडीज की प्राइस बढ़ती है तो रिचर लोग उसको, ऐसा नहीं कि उसकी डिमांड कम कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रिचर को अगर परचेज करना है तो वो बल्कि और परचेज करते हैं, बिकॉज वो और रेयर हो गया उनकी कम्युनिटी के अंदर। तो इसलिए शो ऑफ रीजन या वट एवर रीजन, उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो एक रिचर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि कॉस्पिशियस, जो कि प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स होते हैं, उनपे आपकी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करती। ठीक है, इसको बेसिकली एक और चीज कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेबलेन इफेक्ट या फिर प्रेस्टीज गुड इफेक्ट। ठीक है, इसका बेसिकली नाम है जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या नाम है वो आपको पूरा पढ़ के पता लगता है, इसलिए एक बार इसकी कंप्लीट रीडिंग हम कर लेते हैं। कह रहा है आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील, इस वर्ड को भी ध्यान रखोगे आप, और articles of conspicuous consumption are demanded only by the rich people and these articles become more attractive
इफ देयर प्राइस गो अप, अगर प्राइस इनकी महंगी हो जाती है, अप हो जाती है, तो ये और अट्रैक्टिव हो जाते हैं. सच आर्टिकल विल नॉट कन्फर्म to the usual law of demand. This was found out by Veblen in the doctrine of conspicuous consumption and hence this is called Veblen effect. ठीक है ना, तो इसको वेबलेन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. और प्रेस्टीज गुड इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट्स टेक प्लेस एज सम कंज्यूमर मेजर्स द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस. दैट इज इफ द कमोडिटी इज एक्सपेंसिव दे थिंक दैट इट हैज गॉट मोर यूटिलिटी, मतलब ज्यादा उनके लिए वो बेनिफिशियल है, ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा अगर वो एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो एज सच दे बाय लेस ऑफ द कमोडिटी एट लो एंड मोर ऑफ इट एट हाई प्राइसेस. अगर वो सस्ती है तो वो कम खरीदते हैं, अगर वो महंगी हो जाती है तो उसको वो ज्यादा परचेज करते हैं. डायमंड्स आर ऑफन गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ दिस केस. इसका एक बेस्ट सूटेड एग्जांपल है डायमंड कि हायर द प्राइस ऑफ द डायमंड हायर इट इज द प्रेस्टीज वैल्यू अटैच्ड टू हिम एंड हेंस हायर इज द डिमांड फॉर देम. ठीक है ना, जैसे इसकी प्राइस, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, सपोज एक मैं लॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो आईफोन, जब एक नया आईफोन इंट्रोड्यूस होता है तो दिस इज फॉर द प्रेस्टीज वैल्यू. जो स्टार्टिंग में उसकी प्राइस रखी जाती है, दिस इज नॉट कॉमन, वो एक प्रेस्टीज वैल्यू पर रखी जाती है, जो कि हो सकता है लेटर ऑन चल के फॉल कर जाए. लेकिन स्टार्टिंग में उसको बाय करना रिच पीपल के लिए एक कह सकते हो कि उनके लिए एक अट्रैक्शन का काम करती है कि हाँ ये लॉन्च हुआ और मैं इसको फर्स्ट डे परचेज करूं इवन दो इसकी प्राइस हायर क्यों ना हो. क्यों? क्योंकि वो एक प्रेस्टीज वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर्संस को. तो ये रीजंस की वजह से उनकी डिमांड जो है वो प्राइस बढ़ने के साथ साथ भी बढ़ जाती है. अगला आता है गिफन गुड्स. अब गिफन गुड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे दो टर्म आएगा, एक गिफन गुड्स आएगा, एक आपका इंफीरियर गुड्स आएगा, और दोनों के दोनों जो है वो एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस इन गिफन गुड्स की बढ़ जाती है तो उस केस में लोग इसको कम कंज्यूम नहीं करते, इसको बल्कि ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं. अब इसका आप मतलब समझो. तो इसके मतलब को समझने से पहले हम एक नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे जहां पे हम समझेंगे गिफन और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है. उसके बाद हम इसमें वापस से बैक टू आ जाएंगे. क्या कहते हैं कि वो गुड्स, वैसे वाले गुड्स जिनके की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, मतलब कि वो गुड्स जो कि इंफीरियर तो हैं और साथ ही में उनके पास सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो वैसे वाले गुड्स को हम कहते हैं गिफन गुड्स. अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वो इंफीरियर है. इंफीरियर का मतलब कि उसकी जगह पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है. जैसे कि आप कह लो कि सस्ते चावल होते हैं, व्हीट होते हैं, आपके बाजरा होते हैं, इस टाइप की चीजें सस्ती चीजें हैं क्या, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? आप रोटी के बदले कुछ और खा लोगे क्या? मैं सपोज अगर एग्जांपल लूं कि भैया इंसान को रोटी ही खाना है तो वो रोटी ही खाएगा, रोटी के बदले कुछ और नहीं खा सकता. तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस वजह से ये कहलाते हैं गिफन गुड्स. वरना इंफीरियर बहुत सारी चीजें होती है जो कि सस्ती अवेलेबल होती है, लेकिन उनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं. आप उसको यूज करो ना करो, उसके बदले कुछ और यूज करो, ऐसा पॉसिबल होता है. लेकिन जहां हम बात करते हैं राइस की, लो क्वालिटी राइस की, व्हीट बाजरा की, तो इन सिचुएशन में आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इनको कहा जाता है गिफन गुड्स. अब आपको ये समझ में आ गया. अब मैं कहता हूं कि गिफन गुड्स का अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या आप गिफन गुड्स को अवॉइड कर दोगे? अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो एक फैमिली है, एक पर्सन है जो कि क्या करता है, वो कुछ एक्सपेंसिव चीजें भी परचेज करता है, खाता है. सपोज करो वो फ्रूट्स वगैरह भी परचेज करता है और वो ऑब्वियसली ब्रेड भी यूज करता है. अब अगर मैं कहता हूं कि ब्रेड का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या वो ब्रेड खाना बंद कर देगा? नहीं, बल्कि वो ब्रेड खाना बढ़ा देगा. है, बढ़ा कैसे देगा? अब इसको समझो जरा. अब किसी की अगर कंजम्पशन की जो मतलब क्वांटिटी चाहिए उसको एक अपने आप को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, वो मैं वहां पे न्यूमरिक बेसिस में आपसे बात करूंगा कि सपोज करो कि किसी को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए 4 ब्रेड की जरूरत होती है और 1 एप्पल की जरूरत होती है. ठीक है, 4 ब्रेड और 1 एप्पल की जरूरत होती है अपने आप की, अपनी भूख को मिटाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए. अब मैं कहता हूं अगर ये चपाती की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर चपाती की प्राइस, जो आपकी ब्रेड है उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है, अगर व्हीट्स वगैरह महंगे हो जाते हैं, तो उस केस में क्या वो रोटियां कम खाएगा? बिल्कुल भी नहीं. क्या वो सेब ज्यादा खा लेगा उसके बदले? अगर मैं कहता हूं कि अगर रोटियां आपको महंगी मिल रही हैं तो आप रोटी को छोड़ के क्या सेब ज्यादा खाना परचेज कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है, आपकी इनकम में नहीं आएगा वो, आप उसको ज्यादा नहीं खा सकते. तो अब आप क्या करोगे? आप रोटियां तो 4 ही खानी है. अब रोटी अगर आप 4 खाओगे तो आपके पास एप्पल के लिए पैसे नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे? आप एप्पल अवॉइड करोगे. अगर आप एप्पल अवॉइड करोगे तो अब एप्पल वाली भूख भी तो आपको मिटानी है और वो आप रोटियां खा के ही मिटाओगे. कहने का मतलब क्या हुआ? अब हो सकता है मेरा एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं वो आपको ना सूट कर रहा हो. मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करो किसी को पूरे दिन में
अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करने के लिए 1 kg की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर वो ½ kg एक गिफन गुड्स यूज करता है और ½ kg वो कोई और प्रोडक्ट यूज करता है। अगर गिफन गुड्स महंगे हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो स्विच करके महंगी वाली चीज खरीदने लग जाएगा, तब भी उसको गिफन ही खरीदना पड़ेगा। और इवन दो उस वजह से गिफन महंगे हो गए, इस वजह से उसमें उसके ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और वो दूसरी कमोडिटी को यूज नहीं कर पाएगा, फॉर एग्जांपल एप्पल, और उस एप्पल की जगह भी उसको वो गिफन गुड्स ही परचेज करने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को पूरी सेटिस्फेक्शन दे पाए। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गिफन गुड्स अगर महंगे भी हो जाएंगे तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, ऑल्दो घटाने के बदले। तो यहां पर हम कहते हैं कि ओवरऑल आपका जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का वो काम नहीं करता। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सर रॉबर्ट गिफन, अ Scottish economist and statistician, was surprised to find out as the price of the bread increased, the British worker purchased more bread, not less of it. This was something against the law of demand. Why did this happen? क्यों होता है? The reason given for this is that when the price of bread went up, ठीक है जी, ब्रेड की प्राइस जो है वो बढ़ गई, इट कॉज सच अ लार्ज डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ पुअर पीपल। इससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर होगी पुअर पीपल की वो आपकी डिक्लाइन करेगी, दैट दे वर फोर्स टू कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ मीट। अगर वो मीट भी कंज्यूम करते थे तो उसको उन्हें कंजम्पशन को कट डाउन करना पड़ेगा, उसकी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। एंड अदर मोर एक्सपेंसिव फूड, जैसे कि मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया था। सिंस ब्रेड इवन व्हेन इज द प्राइस वाज हायर देन बिफोर वाज स्टिल द चीपेस्ट फूड आर्टिकल। अगर ब्रेड की कीमत कुछ बढ़ भी जाती है, स्टिल वो मीट से तो सस्ता है या फिर एप्पल से तो सस्ता है ना। तो पीपल कंज्यूम मोर ऑफ इट एंड नॉट लेस व्हेन इट्स प्राइस वेंट अप। तो इसलिए जब वो प्राइस उसकी बढ़ भी गई तो उसको मीट को अवॉइड करके मीट की जगह भी उसको ब्रेड से ही अपने आप को फुलफिल करना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा जी, सच गुड्स which exhibit direct price demand relationship are called giffen goods। ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे कि प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, तो दिस इज कॉल्ड गिफन गुड्स। जनरली दोज गुड्स विच आर इंफीरियर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इंपॉर्टेंट बस यही है कि भैया इंफीरियर तो है लेकिन उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं होता, विच ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर बजट, आर कॉल्ड गिफन गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट तो है, आप ब्रेड की जगह मीट तो ले सकते हो लेकिन वो आपके बजट में नहीं आएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो इजीली अवेलेबल उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर। अब ऐसा कहा जा सकता है भैया जितने गिफन होंगे वो इंफीरियर तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे इंफीरियर जो होंगे वो गिफन गुड्स आपके नहीं होंगे। ध्यान से इसको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में अच्छे से प्लॉट किया जा सकता है कि सारे गिफन गुड्स जो है वो इंफीरियर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, गिफन क्योंकि इंफीरियर का पार्ट हो गया, लेकिन क्या सारे इंफीरियर गिफन होंगे? नहीं, क्योंकि वो इंफीरियर जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा वो इंफीरियर नहीं बन पाएंगे। तो इंफीरियर गुड्स ऑट टू हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। इंफीरियर में हो सकता है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हो, और वैसे इंफीरियर जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा वो गिफन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। Moreover, the concept of the inferior goods is related to the income of the consumer. That is, quantity demanded of inferior goods fall if as the income rises। ठीक है ना, तो inferior goods को तो आपने पीछे पढ़ चुके हो, इसके लिए वही सेम चीज चलती है। Price remaining constant as against the concept of the given goods, which is related to the price of the product itself। Example क्या है तो वो आपने देख लिया। Example of given goods are coarse grain like बाजरा, low quality rice, wheat, etc। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है गिफन गुड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए कि गिफन और इंफीरियर के बीच में कैसा रिलेशनशिप चलता है। अगला आता है कॉस्पिशियस नेसेसिटी। अब नेसेसिटी गुड्स के केस में भी आपका ये चीज नहीं लग पाता। इसको हम कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट काम करता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पड़ोसी ने टीवी खरीदा तो हमें भी टीवी चाहिए, पड़ोसी ने फ्रिज खरीदा तो हमें भी फ्रिज चाहिए, पड़ोसी ने एसी लगवाया तो हमें भी एसी चाहिए। तो इस टाइप की नेसेसिटी जो होती है, जो कि दिखाके की वजह से या सोशल ग्रुप या फिर इस तरीके से जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी की वजह से आपको वो एक्वायर करनी ही पड़ती है, तो वहां पे भी आपका ये चीज काम नहीं कर सकता है। टीवी अगर पड़ोसी ने ले लिया और महंगा ले लिया तो आपको भी महंगा लेना पड़ेगा, इवन तो आप उससे और ज्यादा महंगा लेके आओगे, महंगा वाला प्रोडक्ट, चाहे उसकी प्राइस बढ़ क्यों ना रखी हो, दिखावे के लिए एज द केस में भी। ठीक है ना, तो द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ सोशल ग्रुप टू विच इंडिविजुअल बिलोंग। जिस जहां से आप बिलोंग करते हो उस ग्रुप में बेसिकली किस तरीके से काम हो रहा है, क्या कंजम्पशन पैटर्न है, उसको ही आपको फॉलो करना पड़ जाता है। These goods, due to their constant usage, become necessity of the life. For example, in spite of the fact that the price of television set, refrigerator, cooler, cooking gas, etc. have become continuously rising, their demand does not show any tendency to fall। अब ये महंगे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, बट स्टिल इनके प्राइस जो है वो कम नहीं होते, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से आप इसको रेगुलरली परचेज करते हो। अगला आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर आपको ऐसा लग जाता है कि भैया फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर लेते हो।
ठीक है ना, आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर लेते हो। आप अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है, अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, और यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है, पहले खरीद लो, पता लगा और ना बढ़ जाए। तो प्राइस बढ़ा लेकिन आपने क्वांटिटी की डिमांड और ज्यादा बढ़ा दी, ये सोचते हुए कि आपको लग रहा था कि फ्यूचर में प्राइस इसका और बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि अभी जितना बढ़ा हुआ है उस पर परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस रीजन ऐसी अगर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं तो उस केस में भी आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता। तो इट इज ऑब्जर्व दैट, जैसे कि आपका इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकता हूं मैं आपके लिए, जो अभी कोविड के टाइम पे हुआ था कि आपको लगा कि लॉकडाउन वगैरह हो जाएगा, प्राइजेस इसके बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह के इजिली अवेलेबल नहीं होगा, तो आपने प्राइजेस लोगों ने बढ़ा दिए, सैनिटाइजर के या मास्क के, इन चीजों के प्राइसेस बढ़ा दिए, बट स्टिल आपने क्या किया कि आपको लग रहा था कि और ना बढ़ जाए, या फिर आपकी जरूरत ऐसी थी तो उस चक्कर में आपने उसको परचेज किया, इवन दो ज्यादा परचेज किया। तो ऐसा भी मार्केट में होता है कई बार। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस आर राइजिंग, हाउसहोल्ड एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस इन द फ्यूचर विल बी स्टिल हायर tends to buy larger quantity of such commodity। अगर उनको ऐसा लग जाता है कि भैया फ्यूचर में भी हाई रहेगा तो उस केस में वो ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज अ वाइड स्प्रेड ड्रॉट, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है, पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स विल राइज इन फ्यूचर, दे डिमांड ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन in their price rise। However, it is noticed that here is not the law of demand which is invalid, but there is a change in one of the factors which was held constant while deriving the law of demand, namely change in the price expectation of the people। तो ये भी बेसिकली आपका आपने देखा होगा एक्सपेक्टेशन, जो हमने डिटरमिनेंट्स देखे थे, डिटरमिनेंट्स का ही पार्ट था। आपने अगर देखा हो कि डिटरमिनेंट्स के अंदर देखा था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अंदर भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, अगर वो होती है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक एक्सेप्शन का पार्ट बन जाता है कि अगर कुछ ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बाढ़ आने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, तो उस केस में आप ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हो इवन दो इन हायर प्राइसेस। नाउ अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये बेसिकली मैं बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं। ये वैसे ये कह रहा है कि अगर कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि अपने हिसाब से काम करते हैं, जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो भैया इरेशनल है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ट्रेंड के ऊपर, वो जस्ट परचेज कर लेते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हुए। तो वैसी सिचुएशन अगर आती है मार्केट के अंदर जहां पर लोग दिमाग लगाना बंद कर दें किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उस केस में भी आप लॉ ऑफ डिमांड लगेगा नहीं लगेगा उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आता है आपका डिमांड फॉर नेसेसरीज। डिमांड फॉर नेसेसरीज का मतलब क्या हुआ कि जो बिल्कुल जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की चीजें को कह सकते हो आप, जैसे कि आपका पानी, बिजली, गैस, खाने पीने का आइटम, इस टाइप की चीजें जो है वो नेसेसिटीज के अंदर कवर होती हैं। और इसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाए, जैसे मैं कहता हूं कि बिजली की प्राइस अगर बढ़ भी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप कंजम्पशन घटा दोगे, आपकी कंजम्पशन नहीं घटेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइस बढ़ रही तो कंजम्पशन बढ़ा दोगे, बढ़ाओगे भी नहीं लेकिन घटाओगे भी नहीं। तो अगर घटा नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे लगा नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ने से अगर वो घटता तभी लॉ ऑफ डिमांड लगता। जो गैस की रिक्वायरमेंट थी, जो वाटर की रिक्वायरमेंट थी, या जो खाने पीने के आइटम की रिक्वायरमेंट थी, वो चीजें भी आप घटाते नहीं हो इवन दो प्राइस क्यों ना बढ़ जाए, क्योंकि वो आपकी नेसेसरीज के अंदर कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स का जनरली मतलब क्या है, जैसे कि आप सपोज करो, आप देखते हो कि शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है। अब अगर शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा होता है तो जब वो बढ़ने लगता है तो हमें लगता है यार और बढ़ेगा, यार और बढ़ेगा। जो सट्टेबाजी बेसिकली करते हैं उस टाइप की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि अगर शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो हमें लगता है यार कि प्राइस और ना बढ़े, और ना बढ़े, और ना बढ़े, तो आप और ज्यादा खरीद लेते हो कि कल को जब बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो बढ़ता नहीं है, तो वो अलग चीज हो गई। पर द थिंग इसकी एक माइंड में टेंडेंसी क्रिएट होती है कि जब किसी की प्राइस बढ़ रही है तो हमें लगता है कि वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और उस सिचुएशन में उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज कर लेते हैं जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग पाता। तो इसलिए मोटा मोटा क्या कहा जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लगता है, बट कई ऐसे केसेस है जहां पे नहीं लगता और वो आपके एक्सेप्शंस का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, और पहले हमने इसका देखा रैशनली। रिमेनिंग जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।